Hello everyone, welcome to Aspire and Dream Civil Services. How's your preparation going on? Today I am here to discuss part 2 of MPPCS crash course series. Earlier I discussed part 1 and in part 1 I discussed all details related with the MP like general basic details of MP and facts related with the MPPCS exam and all important data of the history also and geography also. And today I will complete total history of MP and geography in this video. एज मैंने आपको बोला था कि मैं 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी एंड इन 4 वीडियोस में मैं आपको पूरा MPPCS के लिए मध्य प्रदेश के जो 30 to 35 क्वेश्चन आने हैं वो कंप्लीट करा दूंगी. सो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये कंप्लीट करा दूंगी मैं. तो आप इन चारों वीडियोस को देखिए अगर आप MPPCS का एग्जाम दे रहे हैं. एज सो मैनी ईमेल आई गोट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ MPPCS एग्जाम, तो उनके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है. So friends, first of all, to watch all videos from this channel, subscribe this channel and also share with your friends and please press the bell icon so that you get all notification related with all videos. So friends, आने वाली वीडियो में मैं आपको जो थर्ड वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट इकोनॉमिक बजट सर्वे और जो शेड्यूल कार्ड शेड्यूल ट्राइब एक्ट्स हैं रिलेटेड विद MPPCS एग्जाम वो सब कंप्लीट करा दूंगी. इवन आई विल provide you videos of current affairs which will be very important for MPPCS and other state PCS exam. और 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है मैं आपको पूरा कवर करा दूंगी वीडियोस में आने वाली. तो आप इन वीडियोस को वॉच करते रहिए और कंटिन्यूसली इसको फॉलो करते रहिए. एंड दिस क्रैश कोर्स आई विल कंप्लीट टिल 20th of July सो दैट आपके पास 5 days रहे एग्जाम से पहले आप ये सब रिवाइज कर सको और इन वीडियोस को सुन सको. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. So let's start with the history of Madhya Pradesh. History of Madhya Pradesh जो है it is related with the prehistoric times when there was the evolution of the earth and even its history is older than the Himalayas. As central region of Madhya Pradesh or even of India, it belongs to the Gondwana land part. So Gondwana land part जो है ये बहुत ही पुराना है. इवन जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है वो हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है. और जब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ था प्री हिस्टोरिक टाइम में तो तब से हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश चली आ रही है. बिकॉज इसको पहले गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था जो कि सदर्न पार्ट था ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया एंड विच वॉज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द लेट पैलोजोइक एंड अर्ली मीजोजोइक एरा. और ये कब की बात है? अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. सो यहाँ की जो मेन जो चीफली प्रोवाइडेड जो ट्राइब्स हैं उनका नाम गोंड ट्राइब्स है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था. तो उसी के नाम पे इस रीजन का नाम जो है वो गोंडवाना लैंड पड़ा है. सो दिस इज वाई दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द गोंडवाना लैंड. नाउ कम टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड टाइम. सो प्री हिस्टोरिक एरा की बात अगर हम करें तो देयर वर द केव्स नियर द होशंगाबाद में केव्स थी, भीमबेटका की केव्स थी भोपाल के पास एंड इवन देयर वर द रॉक्स नियर द सागर. दीज आर द प्रूफ्स दैट कि देयर वाज अ प्री हिस्टोरिक एरा विच इज रिलेटेड विद द मध्य प्रदेश हिस्ट्री. ना कम टू चालकोलिथिक कल्चर पार्ट. सो चालकोलिथिक कल्चर पार्ट में क्या था? नर्मदा वैली जो है इट वाज फ्लोरिश्ड अराउंड 2000 BC के टाइम पे नर्मदा वैली जो है वो फ्लोरिश हुई थी एंड इट इज कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम से ये चली आ रही है. Now there are some major centers related with the history of Madhya Pradesh. Number 1 is this is also very important for PT exam, तो आप इसको अच्छे से सुनना. ईरान जो है it is in the सागर region and नगाड़ा जो है it is in the उज्जैन region and आगरा जो है it is related with the मंदसौर and आजाद नगर is in इंदौर and these regions having the trade relations with the people of Iran and Baluchistan also. Now Neolithic period. This is related with Malwa region. Malwa was established as one of the most powerful empire of this region. As Avanti जो है it was became the key reason for the establishment of different religions like Hinduism, Buddhism and Jainism. So Neolithic period में जो है ये मालवा रीजन में जो है सबसे पहले अम्पायर्स जो पावरफुल अम्पायर्स थे वो एस्टेब्लिश हुए थे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की यहाँ पर. एंड इट इज वन ऑफ द 16 जो ग्रेट किंगडम्स हैं महाजनपद के उसमें से एक है ये. एंड ईरान जो है इसकी मिलिट्री हेडक्वार्टर था और विदिशा जो है इसके बिगेस्ट टाउन था ऑफ द ईस्टर्न मालवा. सो दीज
एराज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कोई भी मेजर सेंटर पूछ सकता है कि ईरान जो है प्री हिस्टोरिक टाइम में कौन सी सिटी का प्रेजेंट टाइम में सेंटर था, तो ये पूछ सकते हैं। तो ईरान सागर का है, नगादा उज्जैन, आगरा मंदसौर, आजादनगर इंदौर। सो ये आप लर्न कर लेना। नाउ कम टू हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर रिलेटेड विद द एमपी। सो मौर्यन एम्पायर जो है इट इज अराउंड 320 BC में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था एंड इट इंक्लूड्स ऑल द मॉडर्न डे पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड इवन जो इनके ग्रैंड सन थे जो जिनका नाम है अशोका, ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर, इनको सब जानते हैं एज। तो इन्होंने भी इस रीजन में कंट्रोल किया था। एंड इवन फ्रॉम द पीरियड ऑफ 268 से 232 BC में ही स्प्रेडेड द मौर्यन डायनेस्टी इन दिस रीजन्स। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने जो भी फाउंडेशन की थी उसको आगे जो है अशोका ने ही पूरा स्प्रेड किया था। और जो अशोका हैं बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को भी एंशियंट एशिया का पार्ट है वहां पर स्प्रेड किया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए ये है कि जो इस मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी मगध में, जो प्रेजेंट डे में पटना है। और इसकी प्रोविंशियल कैपिटल जो थी वो तक्षशिला एंड उज्जैन थी। सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। So one of the important historical war is the Kalinga War, which is related with the history of Odisha. मॉडर्न डे उड़ीसा का हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अशोका जो है इन्होंने एक बहुत डिस्ट्रक्टिव वॉर किया था एंड ही कॉन्कर्ड कलिंगा स्टेट इन 260 BC में। और इसी के बाद जो है ये ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हो गए थे बिकॉज इसमें वॉर में बहुत ज़्यादा मास डेथ हुई थी। कलिंगा वॉर में अराउंड जो 1 लाख डेथ्स हो गई थी और अराउंड 1,50,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था। सो ही इज रिमेम्बर्ड फॉर द अशोका पिलर एंड एडिक्ट्स आल्सो फॉर सेंडिंग द बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनको इन्होंने श्रीलंका और सेंट्रल एशिया पार्ट में भेजा था, तो इसलिए अशोका पिलर्स पे उसके बारे में भी दिया गया है। कम टू पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या हुआ था कि कैसे मौर्यन एम्पायर जो वो एंड हो गया। तो क्या हुआ था अराउंड 180 BC में जो बृहदर्थ मौर्य थे उनको उनके एक जनरल थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने एक मिलिट्री परेड में उनको मार दिया था। उसके बाद जो है मौर्य एम्पायर का कोई हियर नहीं मीन्स कोई वारिस नहीं था और उसके बाद मौर्यन एम्पायर जो है फाइनली एंड हो गया और उसके बाद जो है शुंगा एम्पायर आ गया। तो ये जो डायनेस्टी है शुंगा डायनेस्टी इसको पुष्यमित्र शुंगा ने एस्टेब्लिश किया था आफ्टर टेकिंग ओवर द थ्रोन ऑफ मौर्यन एम्पायर। और इसकी कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पर बाद में जो इसके एम्परर्स थे जिनका नाम था भागभद्र, उन्होंने एक कोर्ट जो है वो हेल्ड की थी। कहाँ पर की थी? बेसनगर मॉडर्न विदिशा पार्ट में ईस्टर्न मालवा में। तो ये भी एमपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो पुष्यमित्र शुंगा है इन्होंने अराउंड 36 ईयर तक वहां पर रूल किया और उसके बाद उनके सन जो थे जिनका नाम था अग्निमित्र, उन्होंने उनको सक्सीड कर लिया और उसके बाद उन्होंने रूल किया वहां पर। तो अराउंड 10 के आसपास जो शुंगा रूलर थे उन्होंने रूल किया यहाँ पे। उसके बाद जो नाम पूछ सकते हैं कि लास्ट शुंगा एम्परर कौन थे, तो इनका नाम याद रखना देवभूति और इनका पीरियड भी याद रखना है 83 से 73 BC से है। सो इनको किसने असैसिनेट किया था? ही वॉज असैसिनेट बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कन्व। उसके बाद जो शुंगा डायनेस्टी है इट वॉज रिप्लेस बाय द सब्सिक्वेंट कन्वास। फिर उसके बाद कन्वा डायनेस्टी आ गई। कन्वा डायनेस्टी जो अराउंड 73 BC में आई थी। सो जो मौर्यन एम्पायर था उसको बहुत सारे एम्पायर्स ने लाइक शुंगा और सतवाना के जो रूलर थे उन्होंने सक्सीड किया और जो सतवाना जो रूल था वो 100 BC तक रहा। तो ये डेट भी याद रखनी है। और जो सतवाना किंग थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने साका रूलर्स को हरा दिया था और मालवा और गुजरात के पार्ट को जीत लिया था 2nd सेंचुरी CE में। उसके बाद क्या हुआ था? जो सतवाहना डायनेस्टी थी नॉर्दर्न डेक्कन पार्ट की और जो साका डायनेस्टी थी जो कि वेस्टर्न सत्रपास पार्ट में थी, इन सब ने कंट्रोल कर लिया था मध्य प्रदेश के ऊपर। और कौन सी सेंचुरी में किया था? अराउंड 1st और 3rd सेंचुरीज में। तो कुछ स्टैचूज भी हैं जो कुषाण पीरियड की हैं, वो कहाँ पर मिली हैं? जबलपुर में। सो ये भी पूछ सकते हैं। और करदान जो हैं इन्होंने उज्जैन और छिंदवाड़ा पे रिजन किया था। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो साका क्षत्रपा किंग थे जिनका नाम था रुद्रमन वन, उन्होंने सतवाहनास को हरा दिया था और फिर उन्होंने वेस्टर्न पार्ट जो है एमपी का उस पर विजय हासिल कर ली थी। नाउ कम टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीरियड गुप्ता पीरियड। सो गुप्ता एम्पायर जो है ये एंशिएंट इंडियन एम्पायर है और इसका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड मिड टू लेट 3rd सेंचुरी CE से 543 CE तक है।
सो अप्रोक्सीमेटली जब इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा इसने ऑलमोस्ट कवर किया था, रूल किया था. सो इस पीरियड को जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला गया बहुत सारे हिस्टोरियंस ने. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंशिएंट टाइम पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया. सो आंसर इज गुप्ता पीरियड. नाउ कम टू रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिस एम्पायर. सो इस एम्पायर के जो फाउंडर थे उनका नाम है श्री गुप्ता किंग. सो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो इसके मोस्ट नोटेबल रूलर्स है इस डायनेस्टी के, उनका नाम है चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे. सो 4th सेंचुरी एडी में क्या हुआ था, एक न्यू पावर एमर्ज हुई थी सेंट्रल इंडिया पार्ट में. और जो उसके रूलर थे जिनका नाम मैंने अभी बताया समुद्रगुप्त थे. और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पूरी कंट्री में कॉन्केस्ट मतलब हराना शुरू कर दिया था सबको. पूरे अराउंड सारे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने कंट्री वाइड जो वॉर है उनको जीता था एज पर द प्रयाग प्रहस्ती. इंपॉर्टेंट रीजन्स के नाम आप याद रखना, महाकंट, महाकौशल एंड बैतूल रीजन जो है एमपी के, इनको इन्होंने कॉन्कर्ड किया था. नाउ कम टू रॉक कट टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. वो कहाँ पर है, बाग केव्स ऑफ मध्य प्रदेश में है. सो इट गिव द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस रीजन. तो इसलिए बाग केव्स जो एमपी की वो बहुत फेमस है. और ये किसके रीजन में थी, किसके टाइम पे थी, ये रामगुप्ता के टाइम पे. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ना कम टू चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य जो भी थे, इन्होंने क्या किया था, ही अपरूटेड द साकास फ्रॉम द मालवा रीजन. तो इन्होंने उनके ऊपर राज किया था साकास के ऊपर फ्रॉम मालवा रीजन से. एंड ही आल्सो एस्टेब्लिश द मार्शल अलायंस विद द ओक एंड वाकाटाकास. तो अगर ये पूछा जा सकता है कि मार्शल अलायंस जो है वो मध्य प्रदेश में गुप्ता पीरियड्स में किसने की थी स्टार्ट, तो ये आंसर होगा चंद्रगुप्ता टू या विक्रमादित्य होगा. और इन्होंने एक फेमस केव भी बनाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. उसका नाम है केव्स ऑफ उदयगिरी और टेम्पल ऑफ सिगवा. तो ये दोनों आपको याद रखने हैं. दीज आर बिल्ट बाय द चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य. ना कम टू राइन ऑफ कुमार गुप्ता वन. तो कुमार गुप्ता वन के टाइम पे क्या हुआ था, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता टू. विक्रमादित्य के बाद आए थे कुमार गुप्ता वन. तो हुनास जो थे उन्होंने अटैक कर दिया था गुप्तास के ऊपर, बहुत बार उन्होंने अटैक किया था. एंड दो डिफीटेड बाय द स्कंदगुप्ता, जबकि ये स्कंदगुप्त से हार गए थे उसके बाद भी ये अटैक करते रहे गुप्तास के ऊपर. ना कम टू पोस्ट गुप्ता पीरियड. सो गुप्ता पीरियड के बाद क्या हुआ सेंट्रल इंडिया में देखते हैं. तो 5th सेंचुरी का जब एंड हो गया तो बहुत सारे रूलर्स थे वो इस रीजन पे उन्होंने अटैक किया. और इवन शॉर्ट पीरियड के लिए उन्होंने रूल किया, बहुत ज़्यादा टाइम तक उन्होंने रूल नहीं किया. जो इन रूलर्स का नाम है जैसे कि डायनेस्टीज हैं, हुना डायनेस्टी, राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, परमारास, चंदेलास. तो ये सारी डायनेस्टी जो है इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्टेट्स में रूल किया गुप्ता पीरियड के बाद. सो नाउ कम टू द हुनास. तो हुनास कौन थे, हुनास जो है वो ट्राइब थे विच आर रिलेटेड विद द हिमालयस रीजन. तो हिमालयस से पास जो ट्राइब्स थे उनको हुनास बोलते थे बिकॉज ऑफ इनकी जो लिमिटेड इंट्रैक्शन थी इंडियन किंगडम के साथ. तो ये इनको एपिक ऑफ महाभारत में भी मेंशन किया गया है, वहीं से ये पता चलता है. तो ये बिलोंग करते थे जिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना का और ईस्ट पार्ट है जम्मू कश्मीर का, उससे बिलोंग करते थे. और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे वर द नोमेडिक पीपल हु वर चेंज देयर सेटलमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये जो है टाइम टू टाइम अपनी सेटलमेंट्स को बदलते रहते थे, मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह. और 530 एडी में जो हुनास थे दीज वर डिफीटेड बाय द यशोधर्मन जो कि सन थे तोरामन के. नाउ कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. तो इसमें जो दांती दुर्ग थे, ही वॉज द फाइनल असोल्ट ऑन द चालुक्य किंग इन 753 CE. सो दांती दुर्ग जो थे इन्होंने लास्ट अटैक किया था चालुक्य किंग पे. और इन्होंने उसके बाद राष्ट्रकूटा एम्पायर जो है एस्टेब्लिश हो गया था. और इनका राइज जो है वो धीरे धीरे हुआ जब दांती दुर्ग जो है, इनको दांती वर्मन भी बोलते थे. एंड हु वॉज द फिड्यूटरी ऑफ द बदामी चालुक्यास. और इन्होंने किंग जो कीर्तिवर्मन 2 थे उनको भी हराया था. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब याद रखना आप. नाउ कम टू अमोघ वर्ष 1. सो अमोघ वर्ष 1 जो थे ये राष्ट्रकूटा एम्परर थे. तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के और इंडिया के भी. तो इनका राइन जो है वो बहुत टाइम तक था, अराउंड 64 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था. एंड ही इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेटेड मोनारिकल राइन रिकॉर्ड भी है ये. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेटेड विद अमोघ वर्षा 1. तो याद रखना ये राष्ट्रकूटा रूलर थे और इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था. नाउ कम टू कृष्णा 3. जो कृष्णा 3 थे ही वॉज द लास्ट ग्रेट वॉरियर थे एंड ही वॉज द
मोनार्क ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ऑफ मान्यखेता। तो 747 AD में क्या हुआ था, जब बहुत सारे स्मॉलर डायनेस्टीज ने रूल किया था, लाइक महिषा स्मृति कालचुरीज थे 6th सेंचुरी में, राष्ट्रकूटास थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो विदर्भा बना ली थी। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विदर्भा जो है वो किसकी कैपिटल थी, तो इट वाज कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास। नाउ कम टू गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। सो क्लासिकल पीरियड जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, उसके टाइम पे जो इंपीरियल पावर थी, दिस इज रिलेटेड विद द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। एंड मच पार्ट जो था नॉर्दर्न इंडिया का अराउंड मिड 8 से 11 सेंचुरी तक इनका ही था वो। एंड दे रूल द फर्स्ट उज्जैन में इन्होंने रूल किया, उसके बाद कन्नौज में इन्होंने रूल किया। उसके बाद नागभट्ट वन जो थे उन्होंने अरब आर्मी जो थी उसको हरा दिया था अंडर, जो अरब आर्मी थी वो किसके अंडर थी, जुनैद एंड तामीम के अंदर, जो कि खलीफेट कैंपेनर्स थे इंडिया के अंदर। उसके बाद नागभट्ट 2 आए, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारास के मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी के ये नॉर्दर्न इंडिया में क्या थे, रूलर थे, तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो गुर्जर ये नागभट्ट 2 थे उनको किसने सक्सीड किया था, उनके बाद कौन आए थे, उनके बेटे आए थे, जिसका क्या नाम था, रामभद्र, जिन्होंने थोड़े टाइम के लिए ही रूल किया, ज्यादा टाइम के लिए रूल नहीं किया। फिर उनके बाद उनके बेटे आगे जिनका नाम था मिहिर भोज। तो मिहिर भोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो भोज के टाइम पे क्या होता है, ही सक्सेसर थे जिनका नाम था महेंद्रपाला वन। सो ये कौन थे, ही वॉज द प्रतिहारा एम्पायर से रिलेटेड थे, हु रीच्ड इट्स पीक ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पावर ड्यूरिंग हिज रूल। क्वेश्चन आ सकता है कि जो भोज थे, मिहिर भोज थे, उनके टाइम पे जो कौन से एम्पायर था वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी में, मीन्स बहुत ज्यादा समृद्धि पाई थी इसने, तो उसका नाम होगा प्रतिहारा एम्पायर। नेक्स्ट डायनेस्टी इज कालचुरीज डायनेस्टी। तो कालचुरी डायनेस्टी जो है इट वाज यूज्ड बाय द 2 किंगडम्स। तो यहाँ पे 2 किंगडम्स ने इस डायनेस्टी में रूल किया था एंड दे हैड द सक्सेशन ऑफ देयर डायनेस्टी फ्रॉम कब से कब तक किया था, 10th से 12th सेंचुरी तक। तो इसमें से जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो सेंट्रल इंडिया पार्ट में थी, जिसको क्या बोलते थे, छेदीज, और इनको हाई हाया भी बोलते थे। अरदर डायनेस्टी जो थी इट वाज रूल्ड ओवर द कर्नाटका पार्ट में जो थी उसको क्या बोलते थे, सदरन कालचुरीज। तो इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट डायनेस्टी, परंपरा डायनेस्टी। तो जो परंपरा डायनेस्टी थी ये 946 से 1306 तक थी, अराउंड 350 ईयर्स तक इसने रूल किया था। तो जो परंपरा रूल था एमपी में वो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर कॉन्क्वेस्ट। तो इन्होंने सबसे पहले किसको जीता था, मालवा रीजन को, और गुर्जरा प्रतिहारास की पावर को चैलेंज दिया था। उसके बाद 946 में क्या हुआ था, जो परंपरा डायनेस्टी थी उसके रूलर का नाम आप याद रखेगा, वरिसिमा 2। तो इन्होंने मालवा रीजन को जो है वो जीत लिया था, और किसकी मदद से, राष्ट्रकूटास की हेल्प से। और जो लेजेंडरी किंग थे, भोज जो किंग थे, ही वॉज द लेटर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद इन्होंने इस डायनेस्टी में रूल किया था। सो भोज वन जो है ही वॉज बेस्ट नोन एज अ स्कॉलर थे, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, अराउंड 23 बुक्स। और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इट वॉज रिलेटेड विद द कमेंट्री ऑन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। ना कम टू चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी जो है वो 925 से 1370 तक है, और इस डायनेस्टी ने रूल किया था कुछ रीजन्स में एमपी में। सो अगर हम बुंदेलखंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो टिल मालवा पार्ट तक, और उसके बाद विदिशा पार्ट में भी और ग्वालियर में भी इसने रूल किया। सो तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, मालवा एंड विदिशा रिलेटेड विद चंदेला डायनेस्टी। पर बाद में इनका डिसअपियरेंस हो गया, ठीक है, और मतलब हिस्ट्री में ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद जो है डिफीट जब हुई पृथ्वीराज चौहान की, उसके बाद ये डायनेस्टी जो है डिक्लाइन हो गई। और इसके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का आप नाम याद रखना, ये पूछते हैं हर एक एग्जाम में। सो टेम्पल ऑफ खजुराहो जो है दीज वर बिल्ड बाय द रूल ऑफ चंदेला डायनेस्टी, और कौन सी टाइम पीरियड में बनवाए थे, 900 से 1130 AD में। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कम टू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद एग्जाम। तो मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे दिए जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना। जो किंग थे परमार डायनेस्टी के, उनका नाम है उपेंद्र, मुंज, उदय आदित्य एंड भोज वन। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो धंगदेव थे ही वॉज द रूलर ऑफ चंदेला ऑफ जेजा कामभुक्ति। सो इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं कालिदास की, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघदूतम, ऋतु संभ्रम एंड कुमार संभव। नाउ कालिका पुराण जो है वो एसोसिएटेड है जैनिज्म रिलीजन से।
ना जो एंशियंट पीरियड में सातवाह जो थे, दीज आर द वेश्यास. चंद प्रद्योत जो हैं, दीज वर द रूलर्स ऑफ अवंती. नाउ कम टू ऋग्वेदा में जो पानी है, दे बिलोंग्स टू ट्रेडर्स. नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो त्रिभुवन नारायण टेम्पल है चित्तौड़ का, वो किसने बनवाया था? तो इट इज बिल्ट बाय राजा भोज ऑफ परमर डायनेस्टी. नाउ कम टू सोर्स जो है हिस्ट्री ऑफ परमर डायनेस्टी का, वो कहाँ से मिलता है? सो ये उदयपुर प्रहस्ती से मिलता है. एंड नाव शशांक चैरियोट जो है पद्म गुप्ता के, एंड प्रबंधन चिंतामणि ऑफ मेरु तुंगा. तो इन सबसे ये हिस्ट्री परमार डायनेस्टी की सोर्सेज के रूप में मिलती है. फ्रेंड्स, हिस्ट्री का जो एंशियंट पार्ट है वो एमपी का, वो मैंने कवर कर दिया है. नाउ कम टू मेडिवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज रिलेटेड विद द मध्य प्रदेश. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने बहुत सारी प्लेसेस जो है मालवा की जीती थी, वन की थी. एंड मालवा जो है इवन रूल्ड बाय तुगलक डायनेस्टी आल्सो. तो तुगलक के बाद जो है इंडिपेंडेंट सल्तनत आई मालवा में. इट वाज फाउंडेड बाय द दिलावर खान गोरी. तो इनका नाम याद रखना. और इनके जो सन थे, बेटे थे, उनका नाम था अल्प खान, हु चेंज हिज नेम टू होशंग शाह. उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके अल्प खान से होशंग शाह रख दिया था. और उसके बाद जो है होशंगाबाद जो है इन्हीं के नाम पे फाउंड हुआ था. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. जो खिलजिस थे, उनके बाद जो ये रीजन है वो जोन ऑफ कंटेस्ट बन गया था. मतलब हर कोई इसको जीतना चाहता था. और इसमें से इम्पोर्टेंट थे मुगल्स और सुल्तान ऑफ गुजरात. तो ये इनके बीच में जोन ऑफ कंटेस्ट बन गया था. तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो शेरशाह सूरी थे, ही अपॉइंटेड सुजात खान एज गवर्नर ऑफ मांडू रीजन. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो 1554 में क्या हुआ था, जो इनके सन थे बाज बहादुर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट. तो इन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर जो है घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था. और उसके बाद ही टुक होल्ड ओवर द मांडू रीजन, और मांडू रीजन के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था. तो 1561 में जो मुगल्स थे, इन्होंने फाइनली मांडू रीजन को जो है कंट्रोल में ले लिया था. तो ये डेट इंपॉर्टेंट है. यहाँ कम टू गौरी डायनेस्टी. सो सबसे पहले गौरी डायनेस्टी जो है वो किसने फाउंड की थी? तो उसका नाम है दिलावर खान. और बाद में उसको रिप्लेस किसने कर दिया था? महमूद शाह वन ने. एंड हु वाज प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ किंग. तो ये किंग कब बने थे? 16 मई 1436 को. तो ये डेट इंपॉर्टेंट है. अब क्या हुआ था कि 1305 में जो मालवा जो है इसकी कैपिटल धार थी, जब ये तुगलक जो थे दिल्ली के, उसके कंट्रोल में थी. पर 1401 में सब कुछ चेंज हो गया था. बिकॉज जब जो गौरी के जो गवर्नर थे दिलावर खान, और उनके बेटे जो थे अल्प खान, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया था. तो उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो मांडू बना ली थी. तो उसके बाद ये सब बदल गया था. इवन जो अकबर थे, ग्रेट मुगल एम्परर हैं जो, ही वॉज द फर्स्ट मुगल जिन्होंने मालवा रीजन के ऊपर फोकस किया था. और 1561 में जो अकबर जो थे, उन्होंने मालवा के ऊपर इवन अटैक भी कर दिया था और बाज बहादुर को हरा भी दिया था. और 1562 में क्या हुआ था, जो बाज बहादुर थे, ही वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी एंड ही वॉज फ्लैट टू चित्तौड़. तो वो मुगल आर्मी से हारने के बाद चित्तौड़ चले गए थे. एंड इट बिकेम द सुबह ऑफ द मुगल एम्पायर. एंड इवन अब्दुल्ला खान जो है वो यहाँ के फर्स्ट गवर्नर बने थे. नाउ कम टू नेक्स्ट डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी. सो कलचुरी जो थे, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी 1400 AD में, इस डायनेस्टी से जो रिलेटेड थे. और उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट फोर्स भी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया था. सो गोंडवाना जो है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द पीक अंडर द संग्राम शाह. तो कब से कब तक ये जो संग्राम शाह का यहाँ पे रूल था गोंडवाना में? 1480 से 1536 AD तक. सो गोंड जो थे राजा थे, वो कहाँ के? ग्राह कटंगा के. और जो अमनदास थे, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि संग्राम शाह का टाइटल किसको मिला था? तो याद रखना, अमनदास को. और जो गोंड राजा थे वो कहाँ के थे? ग्राह कटंगा के थे. सो जो इनके सन थे जो अमनदास के, उनका नाम था दलपत. एंड ही मैरिड टू द प्रिंसेस दुर्गावती. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने मैरिज कर ली थी. और उसके बाद इनकी डॉटर का क्या नाम था? सालभान था. शी वॉज द चंदेल राजपूत ऑफ राजा ऑफ महोबा. सो फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवन जो वज्र दमन जो है, ही वॉज द नोटेबल रूलर ऑफ द खच फगातक डायनेस्टी. तो ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं. नाउ कम टू तोमर डायनेस्टी. सो तोमर डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो तोमर डायनेस्टी में जो तोमर्स थे, उन्होंने ग्वालियर को जीत लिया था.
और उसके बाद जो मोरेना, भिंड और ग्वालियर का जो रीजन है, मीन्स जो नॉर्दर्न एमपी का रीजन है, इट इज नोन्ड एज द तोमरगढ़, बिकॉज यहाँ पे जो लार्ज पॉपुलेशन है वो तोमर राजपूत की है। और इसके जो मोस्ट नोटेबल रूलर थे तोमर डायनेस्टी के, उनका नाम है मानसिंह तोमर। तो उनका रूल कब तक को था, 1486 से 1517 में। सो मानसिंह तोमर ने जो 15th सेंचुरी में एक गुर्जर क्वीन थी जिनका नाम था मृगननी, उनके लिए गुर्जरी महल बनवाया था, विच इज अ मोन्यूमेंट ऑफ लव। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे एक छोटी सी हिस्ट्री इससे रिलेटेड है। जो मृगननी है उन्होंने डिमांड की थी एक सेपरेट पैलेस की अपने लिए, तो उसी के लिए मीन्स उनको एक कांस्टेंट वाटर सप्लाई मिलता रहे, रिवर जो थी वहां पे इसका नाम था रिया, उससे, तो उसी के लिए उन्होंने डिमांड की थी कि उनके लिए एक महल बनवाया जाए। तो तब जो राजा मानसिंह तोमर है उन्होंने गुर्जरी महल बनवाया था ग्वालियर में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जाम पॉइंट। ना कम टू पोस्ट मुगल पीरियड। सो पोस्ट मुगल पीरियड कब आया था, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में। तो मुगल जो है वो कंट्रोल कर रहे थे मीन ऑल ओवर द एमपी एंड दे बिकम वीक, और धीरे धीरे वो वीक पड़ते रहे उनका रूल जो है। और 1720 से 1760 में मराठाज आ गए, उन्होंने एमपी के ऊपर कंट्रोल कर लिया एंड इट रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पेशवा ऑफ पुणे। नाउ जो होलकर्स थे इंदौर के, और जो भोंसलेस थे नागपुर के, और सिंधियाज थे ग्वालियर के, एंड इवन पुआस थे देवास के, तो ये सब जो है रूलर्स थे एमपी के पार्ट में जिन्होंने रूल किया था। नाउ कम टू मॉडर्न पीरियड पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमने एंशिएंट और मेडिवल पार्ट कवर कर लिया। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है, नहीं लर्न हो रहा है, तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप सब क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम में। नाउ कम टू मॉडर्न पीरियड पार्ट। तो विंध्य प्रदेश में चंपारत राय थे जिन्होंने औरंगजेब की जो एक्सप्लॉइटेटिंग पॉलिसीज थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो एक जो नाम था जिनका नाम है अप्पा साहेब भोसले, ही आल्सो केम टू थ्रोन ऑफ नागपुर इन 1817, और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इससे क्या होता कि जो डिस्ट्रिक्ट थी सागर और दमोह की, दीज वर गिवन टू पेशवाज ऑफ पूना, तो वो पेशवाज ऑफ पूना को दे दी थी। किसने दी थी, बाय बुंदेला राजा छत्रसाल ने। तो ये ट्रीटी का नाम याद रखना। आफ्टर डिपोजिशन ऑफ द पेशवाज, तो बाय द लॉर्ड हेस्टिंग, ये जो डिस्ट्रिक्ट थी लाइक मांडला, बैतूल, सिवनी, नर्मदा वैली, दीज आर हेडेड टू द ब्रिटिश। तो इसको ब्रिटिश ने हेड किया था 1817 में। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इट इज द फर्स्ट एजिटेशन विद ऑल इंडिया कैरेक्टर। ये रिवोल्ट शुरू हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट अफेक्टेड द एक्सटेंसिव पार्ट फ्रॉम मेरठ टू कोल्हापुर रीजन, एंड इवन सभी सेक्शंस ने और सभी रिलीजन ने इंडियन सोसाइटी के इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। जो मर्दान सिंह थे बानपुर के, और जो राजा बख्तबली थे सहागढ़ के, उन्होंने कौन कौन से पार्ट को लीड किया था इस रिवोल्ट में। अगस्त 1857 में जो एंटायर एरिया था नॉर्थ ऑफ नर्मदा पार्ट का, उसमें मतलब जबलपुर और मंडाला का पार्ट छोड़ दो, सो दिस वॉज वेंट इन द पोजेशन ऑफ द फ्रीडम फोर्सेस। तो ये पार्ट जो है इनके पोजेशन में आ गया था। और जो रानी ऑफ रामगढ़ थी और रानी ऑफ झांसी थी, और इवन तांत्या टोपे और नाना साहेब थे, दीज वर द फ्यू ऑफ देम। तो ये भी इनमें से कुछ रूलर थे जिन्होंने ये इस मूवमेंट को रूल किया था, लीड किया था, सॉरी। आफ्टर दैट, आफ्टर द डेथ ऑफ रानी ऑफ झांसी, तो रानी ऑफ झांसी की डेथ कब हुई थी, जून 1857 में। उसके बाद जो है तांत्या टोपे आ गए थे और उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच इज वेरी फेमस। एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज फेल प्रे टू बिट्रेयल एंड ही वॉज हैंग टू डेथ। तो ये जो है विश्वासघात का शिकार हो गए थे और इनकी डेथ जो है वो अप्रैल 1859 में फांसी की वजह से हुई थी। कम टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट रिलेटेड विद द एमपी रीजन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है झंडा सत्याग्रह है। 1923 में जबलपुर में जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग की इंसल्ट की थी, तो नेशनल फ्लैग जो है वो स्टेट में होस्ट किया गया था। और सरोजिनी नायडू और मौलाना आजाद जी थे, उन्होंने होस्ट किया था फ्लैग कहाँ पर, टाउन हॉल ऑफ जबलपुर में। तो उसके लिए सत्याग्रह किया गया था। एंड जो फ्लैग और झंडा सत्याग्रह है इट इज अकर्ड इन द नागपुर एंड जबलपुर पार्ट में, और 1923 में ही हुआ था। तो इसकी डेट पूछ सकते हैं और इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं।
Now come to salt सत्याग्रह. तो दिस सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड एट जबलपुर इन 1930. तो ये डेट और प्लेस दोनों याद रखनी है. और लीडरशिप किसकी थी? सेठ गोविंद दास एंड पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा. तो इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, डेट याद रखनी है और आपको प्लेस याद रखनी है. कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एंड दीज वर लेड बाय द गांधी जी इन दांडी इन गुजरात. तो ये तो पता ही है सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, लेकिन एमपी में किसने किया था? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने. नाउ कम टू जंगल सत्याग्रह. जंगल सत्याग्रह क्या होता है? 1930 में जबलपुर में हुआ था. इसमें बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लाइक सेठ गोविंद दास और मक्खन लाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, विष्णुदयाल भार्गव. तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स है. इसमें से एक दो के नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं. और जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने सत्याग्रह को स्प्रेड किया था विलेज टू विलेज, हर एक गांव में मतलब फैला दिया था. एंड अमंग द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द जंगल्स. तो ये ट्राइब्स के बीच में भी फैल गया था ये सत्याग्रह. सो इसीलिए इसको जंगल सत्याग्रह बोलते हैं. ना कम टू चरण पादुका मैसेकर. तो चरण पादुका मैसेकर जो है इसको जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोलते हैं एमपी का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम के विच इज मैसेकर इज नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ एमपी. तो चरण पादुका मैसेकर इज द आंसर. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पुलिस है उसने ब्रिटिशर्स के टाइम पे ओपन फायर की थी. पीसफुल मीटिंग एक हो रही थी फ्रीडम फाइटर्स की छतरपुर में. तो ये कहाँ पर हुआ था? छतरपुर में हुआ था. 14 जनवरी 1930 में एक प्लेस था चरण पादुका जिसका नाम है, वहां पे एक लार्ज मीटिंग चल रही थी विच वॉज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिंसली रूल्स के खिलाफ. नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है गांधी जी ने लॉन्च किया था, नेशनल वाइड जो था इंडिविजुअल सत्याग्रह. लेकिन यहाँ पे जबलपुर में ये जो है सत्याग्रह लॉन्च हुआ था और इसमें श्री विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे. ये नाम याद रखना. नाउ एमपी का क्या रोल था आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस? एमपी जो है इट वॉज क्रिएटेड इन 1950 में क्रिएट हुआ था. कहाँ से? फॉर्मर ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंसेस से एंड बिरार से. और जो प्रिंसली स्टेट्स थी मकरई की और छत्तीसगढ़ जो है वहाँ की, और छत्तीसगढ़ जो है उसकी कैपिटल क्या थी? नागपुर थी. तो 1956 में जो स्टेट्स हैं मध्य भारत जिसको बोलते थे और इसको विंध्य प्रदेश भी बोलते थे, और भोपाल जो है वो एमपी में मर्ज हो गया था. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एमपी में भोपाल को कब मर्ज किया गया था? 1956 में. जो मराठी स्पीकिंग सदर्न रीजन था विदर्भा का इंक्लूडिंग नागपुर का, दिस वाज सीडी टू बॉम्बे. और जो सदर्न पार्ट था मीन्स नागपुर जो था वो बॉम्बे को दे दिया गया था. उसके बाद जो भोपाल है वो न्यू कैपिटल बनी थी स्टेट की. नाउ कम टू रीजनल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश. सो मालवा सल्तनत जो है इसमें जो नेम है मालवा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट आर्यन ट्राइब ऑफ मालवा. तो एंशिएंट आर्यन ट्राइब के नाम पे ये नाम पड़ा था मालवा रीजन. और उज्जैन और अवंती जो थी इसके फर्स्ट मेजर सेंटर थे मालवा रीजन के. इसका नाम आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. और ड्यूरिंग इंडियाज अर्ली, तो ये कब थे? जब इंडिया का अर्बनेशन पीरियड चला था पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तब से. जो दिलावर खान गौरी थे जो कि गवर्नर थे दिल्ली सल्तनत मालवा के, ही असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस इन 1392 में एंड ही फाउंडेड हिज इंडिपेंडेंट किंगडम एज मालवा सल्तनत. सो इनका नाम आप याद रखना मालवा सल्तनत के लिए. दिलावर खान गौरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इनिशियली जो इनकी कैपिटल थी वो धर थी और बाद में इन्होंने उसको मांडू में शिफ्ट कर लिया था, विच वॉज आल्सो रीनेम्ड एज शादीबाद, जिसका मतलब है द सिटी ऑफ जॉय. तो जो इनके सक्सेसर थे उसका नाम है सन अल्प खान, मैंने बता दिया, जिनको टाइटल में था होशंग शाह का. और द फाउंडर जो थे गौरी डायनेस्टी के, उनका नाम भी मैंने आपको बताया था दिलावर खान गौरी, which was replaced by the Muhammad Shah one on 16th May 1436. Now come to खिलजी डायनेस्टी को मालवा रीजन ने किसने फाउंड किया था? तो महमूद शाह ने किया था. तो ही रूल्ड देयर टिल 1531 तक इन्होंने रूल किया था. महमूद शाह जो है उनको किसने सक्सीड किया था? उनके बेटे ने, जिनका नाम है गियासुद्दीन. एंड जो लास्ट रूलर है खिलजी डायनेस्टी के, उनका नाम याद रखना महमूद शाह 2. तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था किसको? बहादुर शाह को, जो कि सुल्तान थे गुजरात के. और कब किया था सरेंडर? 25 मई 1531 में. सो 1537 में जो कादिर शाह थे, जो ऑफिसर थे खिलजी डायनेस्टी के, दोबारा से इन्होंने कंट्रोल कर लिया था. कहाँ पर? पार्ट ऑफ मालवा किंगडम में. तो उसके बाद कौन आगे थे? कादिर शाह आगे थे. पर 1542 में क्या हुआ? जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने इस किंगडम को जीत लिया था और इनको कादिर शाह को हरा के उन्होंने सुजात खान जो है उसको गवर्नर बना दिया था.
तो शुजात खां के जो सन आए उसके बाद उनका नाम था बाज बहादुर, उन्होंने सक्सीड कर लिया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया था 1555 में। सो मुगल एम्परर अकबर जो है उन्होंने भी इस किंगडम को एनेक्स किया था बाज बहादुर को हरा के 1561 में। और इवन 1562 में जो अब्दुल्ला खान थे ही बिकेम हिज फर्स्ट गवर्नर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज बुंदेलखंड सल्तनत। तो बुंदेलखंड जो है एक रीजन है सेंट्रल इंडिया का विच इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सो ये जो रीजन है इट वाज डोमिनेटेड बाय द छेदी किंगडम इन द एंशिएंट पीरियड। तो छेदी किंगडम ने इसको डोमिनेट किया था एंशिएंट टाइम में। जो बुंदेली चीफ थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप, ही फाउंडेड द ओरछा एंड ही बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ ओरछा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और 1545 में क्या होता है, जो शेरशाह सूरी थे ही वॉज द ओनली किंग टू डिफीट द मुगल। तो मुगल को सबसे मतलब सिर्फ एक ही जो राजा थे जिन्होंने डिफीट किया था उनका नाम था शेरशाह। और कब किया था 1545 में। एंड ही वॉज किल्ड बाय द लोकल बुंदेली किंग वाइल अटेम्प्टिंग टू कैप्चर द कलिंजार। और 1671 में जो महाराजा छत्रसाल थे बुंदेला राजपूत थे क्लैन के, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्परर औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया। एंड ही ऑक्यूपाइड द लार्ज प्रोविंस ऑफ द साउथ ऑफ यमुना रीजन। एंड इवन ही वॉज असिस्टेड बाय द मराठाज ने भी इनकी हेल्प की थी। एंड ही कॉन्कर्ड द होल ऑफ द बुंदेलाखंड रीजन एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ पन्ना स्टेट। तो इनका नाम याद रखना, जो महाराजा छत्रसाल थे बुंदेला राजपूत जो थे इन्होंने पन्ना स्टेट को फाउंड किया था। नाउ कम टू ग्वालियर सल्तनत। सो इंडिया किंगडम जो है ग्वालियर का इट वाज रूल्ड बाय द सिंधिया डायनेस्टी। और सिंधिया जो थे एक मराठा क्लैन के थे इंडिया में। और जो स्टेट जो है इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द ओल्ड टाउन ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर टाउन के नाम पे इसी सल्तनत का नाम पड़ा था। और ये फाउंड कब हुई थी, अर्ली 18th सेंचुरी में। और किसने फाउंड किया था, बाय राणोजी सिंधिया ने। एंड इट वाज द पार्ट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। तो महाजी सिंधिया जो थे उन्होंने 1768 से 1794 में ग्वालियर स्टेट के एक लीडिंग पावर जो है एज अ रोल प्ले किया था नॉर्दर्न इंडिया में। और इवन सिंधिया रूलर जो थे इन्होंने रूल किया था स्टेट को फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी से टिल इंडियन इंडिपेंडेंस तक। एंड इनके बहुत सारे रूलर्स के नाम मैंने दिए हैं तो आप ये याद रख लेना और इनका टाइम पीरियड भी आप याद रख लेना यहाँ से। ना जो महाजी सिंधिया थे इन्होंने 1761 से 1791 तक रूल किया था और इन्होंने ग्वालियर को एज इट्स हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में जो आता, जो महाजी जो है इन्होंने ज्वाइन किया था पेशवा आर्मी को ऑफ सदाशिव राव बाहू की अगेंस्ट द अफगान फोर्सेज ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो ये पॉइंट याद रखना। और 1771 में क्या हुआ था, 10 साल बाद जो मराठा सुप्रीमेसी थी नॉर्थ इंडिया में वो कोलैप्स हो गई थी, खत्म हो गई थी। और जो महाजी जो थे उनको उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था दिल्ली को। और वहाँ पे शाह आलम II ने इंस्टॉल कर दिया था एज अ पपेट रूलर ऑन द मुगल थ्रोन। तो वहाँ पे शाह आलम II को एज अ पपेट रूलर बना दिया गया था 1772 में। तो उसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 से 1782 में, तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठा अंपायर के बीच में हुआ था। और ये वॉर जो है एंड किस ट्रीटी से हुआ था ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका नाम है ट्रीटी ऑफ सलबाई और ये कब आई थी 1782 में। और इवन ट्रीटी ऑफ बस्सीन भी इंपॉर्टेंट है, इट इज केम इन 1802। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुनना इसको और इसको याद कर लेना। जब महाजी सिंधिया थे इन्होंने मथुरा को कॉन्कर किया था कब 1755 में। एंड इट इज आल्सो नोन एज अमीर उल उम्मार भी बोला जाता है इनको। तो ये टाइटल इनको मुगल्स ने दिया था, अमीर उल उम्मार। जो दौलत राव सिंधिया थे 1794 से 1827 तक उनका रोल था। और 1811 में इन्होंने किंगडम ऑफ चंदेरी को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। और 1817 में ही साइन द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1817 में साइन हुई थी बाय दौलत राव सिंधिया, ठीक है। आफ्टर दैट बाय विच इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था इस ट्रीटी से, ही प्रॉमिस दैट फुल कोऑपरेशन टू द सप्रेस द पिंडारीज। तो इन्होंने कहा था कि इस ट्रीटी से कि ये जो है पिंडारीज को सप्रेस करने के लिए पूरा कोऑपरेट करेंगे। नाउ कम टू जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया 1925 से 1948 तक इनका रूल था। और जो मध्य भारत जो है इट वॉज अ फ्रेश इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद द इंडियन डोमिनेट इफेक्टेड फ्रॉम दिस 1948 जून तक इसको मीन्स मध्य भारत को हर कोई जीतना चाहता था। और ही वॉज सर्व्ड एज द
राज प्रमुख, तो जो ये जॉर्ज जीवाजी राव थे, ये राज प्रमुख की तरह सर्व करते थे। किया था इन्होंने अंटिल कब तक, 31 अक्टूबर 1956 तक। और इसके बाद जो ये स्टेट जो है एमपी में मर्ज हो गई थी। और जो महावीर राव सिंधिया थे वो चाइना चले गए थे बॉक्सर रिवेलियन के टाइम पे। कम टू भोपाल सल्तनत, तो भोपाल सल्तनत में जो अफगान सरदार जो दोस्त मोहम्मद खान थे, ही वॉज द कमांडर इन द मुगल आर्मी। ही पोस्टेड एट द मंगलगढ़ में, इनको पोस्टेड थे। और इन्होंने एस्टैब्लिश किया था स्टेट ऑफ भोपाल इन 1724 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि किन्होंने स्टेट ऑफ भोपाल को एस्टैब्लिश किया था 1724 में। तो ये आप नाम याद रखना, अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने किया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट गोंड क्वीन जो थी दोस्त मोहम्मद खान took his chance and he says the title of Gond Kingdom। तो जो लास्ट गोंड क्वीन थी उनके मरने के बाद जो मोहम्मद खान थे उन्होंने टाइटल ले लिया था गोंड किंगडम का। एंड इवन ही एस्टैब्लिश हिज कैपिटल 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मॉडर्न भोपाल एट जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली। एंड इवन रीनेमिंग इट एज इस्लाम नगर नाम रख दिया। एंड आल्सो बिल्ट द फोर्ट ऑफ फतेहगढ़ का फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया था। नाउ मार्च 1818 में क्या हुआ था, भोपाल जो है वो प्रिंसली स्टेट बन गया था ब्रिटिश इंडिया का एज अ रिजल्ट ऑफ एंग्लो भोपाल ट्रीटी से, जो किसके बीच में साइन हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब नजर मोहम्मद के बीच में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। नाउ हु इज कुत्सिया बेगम, तो कुत्सिया बेगम कौन थी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ भोपाल। तो 1819 में भोपाल में कुत्सिया बेगम जो है इनको गोहर बेगम भी बोला जाता था। एंड शी बिल्ड द जामा मस्जिद ऑफ भोपाल आल्सो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज आल्सो बिल्ड द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ गोहर महल। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट फीमेल रूलर थी भोपाल की, ठीक है। इन्होंने ब्यूटीफुल पैलेस भी बनाया था गोहर महल जिसका नाम है, और जामा मस्जिद भी बनाया था भोपाल में। ना कम टू सिकंदर जहान बेगम, तो सिकंदर जहान बेगम जो है ये रूलर थी भोपाल की। शी वॉज ट्रेंड इन द मार्शल आर्ट जानती थी एंड इवन फोर्ट मैनी बैटल्स, इन्होंने बहुत सारे बैटल भी लड़े अपने टाइम में। और जो सिकंदर जहां बेगम थी इनके जो सक्सेसर थे उसका क्या नाम था, शाहजहां बेगम। एंड शी बिल्ट अ मिनी सिटी कॉल्ड है शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद किसने बनवाया, शाहजहां बेगम ने। एंड शी आल्सो बिल्ट अली मंजिल भी बनवाई, अमीरगंज, सारा महल, मुगलपुरा एंड नवाब मंजिल। तो ये सब याद रखना। एंड कायकू खुसरू जहां जो बेगम थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ शाहजहां बेगम एंड शी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न म्यूनसिपैलिटी। सो मॉडर्न म्यूनसिपैलिटी किसने बनवाई, काकू शराव शाहजहां बेगम, जो की डॉटर थी किसकी, शाहजहां बेगम। एंड शी आल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल पैलेस कसेरे सुल्तानी एंड नूर उस सबा। नाउ व्हाट इज रीवा सल्तनत क्या है, तो बघेलखंड एजेंसी जो है वो डिसॉल्व हो गई थी 1933 में, और रीवा वॉज प्लेस द अथॉरिटी अंडर द इंदौर रेजिडेंसी के अंडर आ गया था। तो जो रूलर थे रीवा के वो राजपूत थे बघेल के, विच वॉज द ब्रांच ऑफ सोलंकी और चालुक्यन क्लैन की एक ब्रांच थी ये। एंड दे रूल फ्रॉम द, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था, बांधवगढ़, विच वॉज अंडर द फर्स्ट रूलर, राजा का क्या नाम है, व्याघ्रा देव। एंड द स्टेट आल्सो बिकेम अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन में आ गई थी 1812 में। और बघेली जो है वो लोकल लैंग्वेज थी रीवा की। सो दिस इज ऑल अबाउट रीवा सल्तनत। नाउ कम टू गोहद सल्तनत। जो गोहद सल्तनत थी, इट इज अ सिटी एंड इवन अ म्यूनसिपैलिटी इन द भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना कि जो गोहद सल्तनत है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट इन एमपी में एक म्यूनसिपैलिटी थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो पीपल थे जाट कास्ट के इस विलेज से, उन्होंने सेटल किया था टाउन ऑफ गोहद कब, 1505 एडी में। जो जाट रूलर थे गोहद के, दिस वर अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राणा, उनको दिया गया था। एंड द जाट्स वर रूल द गोहद टिल 1805 तक उन्होंने रूल किया गोहद में। और कीरत सिंह जो है बिकेम द लास्ट रूलर ऑफ गोहद सल्तनत। नाउ कम टू इंदौर सल्तनत। तो इंदौर जो है कमर्शियल कैपिटल है एमपी की। और राजा इंद्र सिंह जो थे उन्होंने एक कैंप जो है एस्टैब्लिश किया था बिसाइड द रिवर कन्न एंड वॉज अ वेरी इम्प्रेस बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। तो ये बहुत इम्प्रेस हो गए थे वहाँ की प्लेस की ब्यूटी देख के, तो उन्होंने वहाँ पर लेट डाउन किया था, एक कैंप वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। एंड इवन ही कंस्ट्रक्टेड द इंद्रेश्वर टेम्पल देयर एट अ मीटिंग प्लेस ऑफ कन एंड सरस्वती रिवर। तो ये टेम्पल पूछ सकते हैं, इंद्रेश्वर टेम्पल जो है वो कौन कौन सी रिवर की मीटिंग प्लेस पे और किसने किया, तो दोनों याद रखना, राजा इंद्र सिंह, और मीटिंग प्लेस कौन सी रिवर का है, कन और सरस्वती रिवर का। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री पार्ट इज कंप्लीटेड।
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। होप सो आपने पूरी हिस्ट्री को एंजॉय किया होगा। थोड़ा आप ब्रेक लेना इस वीडियो में, पॉज करना, पूरी हिस्ट्री को रिवाइज करना और उसके बाद ज्योग्राफी वाला पार्ट सुनना। ठीक, सो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मेरा MPPCS क्रैश कोर्स का, तो आप उसको जरूर देखना, बिकॉज उसमें मैंने ज्योग्राफी का बहुत पार्ट कवर किया है और जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिया है। तो सेकंड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी है, बिकॉज ये सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। जो प्रेजेंट स्टेट है मध्य प्रदेश की, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है? 21.6 डिग्री नॉर्थ से 26.30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट है। तो आप इसको लर्न कर लेना, एग्जाम में लैटिट्यूड भी पूछ सकते हैं और लॉन्गिट्यूड भी पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से एग्जाम से पहले ये सब फैक्ट्स जो है ये वीडियो देख लो या स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो में से आप उसको सुन भी सकते हो, नोट डाउन नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम से पहले इसको देख लेना एक बार। और ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी याद रखना। नॉर्दर्न में जो बाउंड्री है इट इज ड्रॉन बाय द चंबल रिवर और जो सदर्न बाउंड्री है ताप्ती रिवर है उसमें। तो नॉर्थ में कौन सी रिवर है? चंबल, और साउथ में क्या है? ताप्ती रिवर है। नाउ ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज जो हैं वो किससे बनी हुई है एमपी की? हिल्स ऑफ माइकल रेंज है एंड कैमूर है और स्टेट ऑफ गुजरात है। तो ईस्टर्न में क्या है? हिल्स है माइकल और कैमूर की, और वेस्ट में क्या है? स्टेट ऑफ गुजरात है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो स्टेट को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करता है, विच इज पैरेलल टू रिवर नर्मदा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान से सुनो। और इट पासिस थ्रू द फॉलोइंग 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ये 14 स्टेट्स के आपको नाम याद रखना जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार करता है। इसके मैं आपको नाम बता देती हूँ। फर्स्ट आप ऐसे याद कर लो, रतलाम, उज्जैन, शाहजहाँपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, दमोह एंड राजगढ़। तो इसमें से कुछ तो फेमस सिटीज हैं और कुछ आपको अगर याद नहीं रहती तो आप उसको एक बार देख लेना एग्जाम से पहले और उसको लर्न कर लेना। नाउ दीज आर द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विद अदर स्टेट। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स एमपी की अदर स्टेट्स के साथ टच करती है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश के साथ एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं? तो सबसे पहले आप याद रखना सिंगरौली है, फिर सागर है, फिर दतिया है, फिर शिवपुरी है, फिर सीधी है, रीवा, सतना, पन्ना एंड छतरपुर, भिंड एंड गुना। और फिर क्या है, आप इसको मैप को देख लेना, अपने मैप को साइड में रख लेना जो मैप है मध्य प्रदेश का, और फिर इसको सुनना और फिर इसको लर्न कर लेना। राजस्थान जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है? मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाहजहाँपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर। और गुजरात जो है वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, झाबुआ एंड अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ जो है वो सीधी, शहडोल, बालाघाट, मांडला और दिंडोरी के साथ टच करता है। महाराष्ट्र जो है वो खारगांव, बड़वानी, बैतूल, खंडावा, छिंदवाड़ा, बालाघाट एंड सिवानी के साथ टच कर सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी स्टेट के साथ टच करती हैं एमपी की। आंसर जो है वो कॉमन सेंस है, उत्तर प्रदेश की करती है, बिकॉज उत्तर प्रदेश जो है वो ज्यादा बाउंड्री टच कर रहा है इसके साथ। तो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और राजस्थान की 10 हैं और महाराष्ट्र की 7 हैं, तो ये भी याद रखना। कम टू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ऑफ इंडिया का पार्ट है और यहाँ पे जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है इट वाज रिलेटेड विद द डिफरेंट टाइम पीरियड और सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आर्कियन सिस्टम आता है। तो रॉक ऑफ आर्कियन टाइम के जो है वो ओल्डेस्ट हार्ड रॉक्स हैं अर्थ के ऊपर, ये तो सबको पता ही होगा। और जो एमपी में जो ये रॉक्स हैं दीज आर फाउंड इन द बुंदेलखंड रीजन में पाए जाते हैं। और आर्कियन रॉक्स जो हैं दीज आर आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पिंक ग्रेनाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, सिल डाइक इन द लॉन्ग फॉर्म एंड नैरो केव्स ऑफ बुंदेलखंड। तो ये पार्ट याद रखना। नाउ कम टू धरवार सिस्टम। धरवार सिस्टम में क्या है? जो चिल्पी हिल्स है बालाघाट की, जो सोसर हिल्स है छिंदवाड़ा की, एंड जो बिजवार और बुंदेलाखंड है, ये सब पार्ट जो है धरवार सिस्टम में आता है। और धरवार रॉक्स जो हैं दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हुए हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। आर्कियन रॉक जो हैं दीज आर रिलेटेड विद द पिंक ग्रेनाइट फॉर्म में है ये, और नैरो केव्स ऑफ बुंदेलखंड को कवर करते हैं। और ये कौन से रॉक्स को कवर करते हैं? धरवार सिस्टम मेटामॉर्फिक रॉक्स को कवर करता है। और ये किसमें रिच है? आयरन और मैग्नीज, लेड, जिंक एंड गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नाउ थर्ड सिस्टम इज पुराना सिस्टम। पुरान सिस्टम जो है इट इज रिलेटेड विद द पन्ना बीजापुर ऑफ ग्वालियर रीजन। और कडप्पा सिस्टम क्या है? इसका नाम जो है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की उसके नाम पे पड़ा है। और ये जो रॉक्स हैं दीज आर अराउंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन।
विच इज द साउथ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड से जो साउथ में टच करता है, एंड इवन द ग्वालियर, पन्ना, जबलपुर, रीवा एक्सेट्रा. सो ये ओल्डर सिस्टम ऑफ रॉक्स हैं, कडप्पा सिस्टम जो है, एंड दिस रीजन आर रिच इन आयरन और शेल, निकल एंड मार्बल आल्सो. तो जो आर्यन सिस्टम है, दिस इज द रिलेटेड विद द कोल फील्ड्स ऑफ सतपुरा एंड बघेलखंड पार्ट. एंड क्रिटेशियस सिस्टम जो है, इट इज रिलेटेड विद द बाग एंड लामेट्रा सीरीज एंड द मोल्कानोस ऑफ मालवा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टर्शरी सिस्टम. ये रिलेटेड है नर्मदा सोन वैली से. और डेक्कन ट्रोप के अंदर रॉक्स कौन कौन से आ जाते हैं? डेक्कन ट्रोप में कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, वेस्टर्न जबलपुर डिवीजन ऑफ सच रीजन. सो जो ये मैं पढ़ा रही हूँ, आप पहले मैप ओपन कर लेना अपने साथ और फिर मैप के साथ इसको सब पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. विंध्यन सिस्टम में जो रॉक सिस्टम है उसकी थिकनेस अराउंड 4200 मीटर है. जो और जो ये रॉक्स हैं ये रीवा जो है नॉर्थ वेस्ट में ऑफ सोन रीजन का, वहां से लेके राजस्थान जो है वो वेस्ट में है, चंबल के वहां तक फैले हुए हैं. लोअर विंध्यन रेंजेस आती हैं. फिर लोअर विंध्यन रेंजेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं? नॉर्थ ऑफ नर्मदा फ्रॉम ईस्ट पार्ट में टू वेस्ट पार्ट तक. ठीक है, एंड दे आर आल्सो फाउंड इन द वैली ऑफ भीमा एंड सोन. नाउ कम टू अपर विंध्यन रेंज. अपर विंध्यन रेंज जो है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? नॉर्थ ऑफ नर्मदा से लेके विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैमू टू रीवा एंड बंदेर सीरीज तक. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज गोंडवाना सिस्टम. तो मेन एरियाज गोंडवाना रॉक के आपको याद रखने हैं पेनिनसुला में. दीज आर अलोंग द दामोदर वैली में झारखंड में, एंड अलोंग द महानदी रिवर विच इज इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, एंड आल्सो सदर्न पार्ट ऑफ एमपी. तो 3 स्टेट्स में ये कवर करती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी तो है, तो एमपी को मिला के 4 होगी. सो दे आर रिच इन द डिपॉजिट्स ऑफ. तो यहाँ पे क्या क्या है? आयरन ओर है, कॉपर है, यूरेनियम है, सैंडस्टोन है. तो ये सब याद रखना. और ये सिस्टम जो है दिस इज मेनली फाउंड इन द सतपुरा एंड बघेलखंड प्लेट्यू रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. नाउ जो लोअर गोंडवाना सिस्टम है, इट इज नोन एज द तालचर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज मेनली फाउंड इन द सोन महानदी वैली एंड सतपुरा रीजन. सो ये पूछ सकते हैं कि कौन से रीजन को तालचर सिस्टम बोलते हैं? लोअर गोंडवाना रीजन. और कौन कौन से स्टेट्स और कौन सा रॉक सिस्टम जो गोंडवाना सिस्टम को कवर करता है, ये आप याद रखना. फिर आ जाते हैं हम मिडल गोंडवाना लैंड पे. तो मिडल गोंडवाना लैंड के अंदर सतपुरा रीजन का सिस्टम है, एंड इसमें जो सराउंडेड एरिया है वो कौन कौन से है? पचहट, पचमरी, देनवा एंड भागरा है. नाउ जो इसमें क्लेस्टोन है वो पचमढ़ी में क्लेस्टोन मिलता है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं. सैंडस्टोन भी मिलता है यहाँ पे, विच इज अ येलोइश रेड इन अपीयरेंस. तो यहाँ पे जो सैंडस्टोन है वो क्या है? येलोइश रेड कलर का है, बिकॉज ऑफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ आयरन की एक्सेस की वजह से. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकते हैं. अपर गोंडवाना सिस्टम जो है इट इज फाउंड इन बोथ रीजन ऑफ सतपुरा एंड बघेलखंड रीजन में है ये दोनों. नाउ कम टू इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश. तो सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, फिर सतपुरा माइकल रेंज है, और ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू रीजन है. मीन्स टोटल 3 डिवीजन है. नाउ जो सेंट्रल हाईलैंड पार्ट है ये ट्रायंगुलर एलिवेटेड लैंडफॉर्म है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसमें नर्मदा सोल वैली ने इसको सराउंड किया. इन साउथ कैमूर रेंजेस जो है इसके ईस्ट में है, और अरावली रेंजेस जो है इसके वेस्ट में है. तो ये इसकी हिस्ट्री है, इसको आप ज्योग्राफी है, इसको आप याद कर लो कि ये एक ट्रायंगुलर एलिवेटेड पार्ट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और नर्मदा सोन वैली जो है वो साउथ कैमूर रेंजेस जो है इसके ईस्ट में है, और अरावली रेंजेस इसके वेस्ट में है. नाउ कम टू बुंदेलखंड प्लेट्यू पार्ट. जो बुंदेलखंड प्लेट्यू पार्ट है, द नॉर्दर्न एरिया जो है सेंट्रल हाईलैंड पार्ट का, उसको बुंदेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं. और इसमें मेनली छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुर ये सब पार्ट डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. और ये प्लेट्यू जो है इट इज फोर्स बाय द इरोजन ऑफ ओल्ड रॉक जो है, उनकी इरोजन से ये प्लेट्यू में जो है कटाव हो गया है. ना जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है इसको विंध्यन खागरी रीजन भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना. और यहाँ पे रेड, येलो, लेटराइट सोल मिलती है. तो ये भी पूछ सकते हैं कि एमपी के कौन से प्लेट्यू रीजन पार्ट में रेड, येलो, लेटराइट सोल मिलती है? तो रीवा पन्ना प्लेट्यू में मिलती है. और यहाँ पे वीट जो है वो मेजर क्रॉप है इस रीजन की, और पैडी भी जो है वो ईस्ट पार्ट में ग्रो करते हैं. कम टू नर्मदा सोन वैली. नर्मदा सोन वैली जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट विच इज रिच इन द ब्लैक अलुवियल सोइल. तो ब्लैक अलुवियल सोल कहाँ मिलती है? नर्मदा सोन वैली पार्ट में. और रेड, येलो, लेटराइट सोल कहाँ मिलती है? रीवा पन्ना रीजन में. तो ये दोनों याद रखना, एग्जाम में आएगा ये. और महादेव और सतपुरा रेंजेस जो होते हैं, इसमें क्या क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर,
और जो नर्मदा वैली है यहाँ पे कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, लाइमस्टोन, फायर क्ले, मार्बल, मैग्नीज वगैरह मिलते हैं। ना कम टू मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू में क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मालवा प्लेट्यू को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है इस रीजन का, वो कौन सा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। और मेजर रिवर जो है इसकी वो कौन कौन सी है, बेतवा, सोनार, चंबल एंड शिप्रा है। Now come to Satpura and Michael ranges. These are situated in the southern part of MP. तो सतपुड़ा माइकल रेंज कहाँ है, सदर्न पार्ट में है एमपी के। और मैक्सिमम एलिवेशन जो है इन रेंजेस की कितनी है, 1350 मीटर इन धूपगढ़ में है। तो धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है, मैंने बताया है। छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खांडवा और ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है इसको कवर करती हैं। दीज आर द मेजर टाउन्स ऑफ दिस रीजन एंड इवन यहाँ पे ग्रेनाइट और बसाल्ट मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ना कम टू माइकल रेंज। माइकल रेंज में क्या है, अमरकंटक माउंटेन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द माइकल रेंज। और यहाँ पे मिनरल याद रखना, सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज मिलता है। अरावली रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है एमपी का, और इसकी एलिवेशन आप याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, 1158 मीटर है। कितनी है, 1158 मीटर एलिवेशन है अरावली रेंज की। ना कम टू महादियो। महादियो जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है सतपुड़ा की। सतपुड़ा रेंजेस जो है वो सदर्न पार्ट में है, मैंने बताया आपको। तो उसी की जो ईस्टर्न पार्ट में एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं, महादियो रेंजेस। और यहाँ पे कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, सैंडस्टोन एंड क्वार्ट्ज। तो सेम मिनरल है जो माइकल रेंज में मिलते हैं। ना कम टू कैमूर बंदर पार्ट। कैमूर बंदर पार्ट जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है विंध्याचल की, और ये डिवाइड करता है यमुना और सोन रिवर को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमूर बंदर जो है ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ना कम टू इम्पोर्टेंट पार्ट, सॉइल्स एंड क्लाइमेट। तो सॉइल और क्लाइमेट से क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो कौन कौन सी सॉइल जो है वो एमपी में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे मोस्टली ओल्ड सॉइल पाई जाती हैं, और कुछ ट्रेसेस हैं रिवर वैली में जहाँ नहीं पाई थी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ओल्ड सॉइल ही हैं। तो ब्लैक सॉइल जो है वो मालवा प्लेट्यू में, अभी मैंने बताया। सतपुड़ा और नर्मदा वैली के कुछ पार्ट में भी ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल किससे बनी होती है, बसाल्टिक रॉक से, और इसका पीएच वैल्यू कितना है, 7.5 से 8.5 है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल। नाउ कम टू लेटराइट सॉइल। इसको रट लेना, देख लेना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, मोरेना, भिंड और ग्वालियर पार्ट में मिलती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल भी मोरेना, भिंड और ग्वालियर पार्ट में मिलती है। ये तो यहाँ पे ये फर्टाइल एरियाज हैं इसका। ना कम टू रेड येलो सॉइल। तो रेड येलो सॉइल जो है वो मांडला, बालाघाट, शहडोल और सिद्धि में मिलती है। नाउ मांडला में जो है वो कैलकेरियस सॉइल भी मिलती है, और ब्लैक येलो सॉइल कहाँ मिलती है, बालाघाट में। तो बाल ब्लैक है, तो इससे आप याद कर लेना अगर नहीं याद हो रहा आपसे, बालाघाट ब्लैक सॉइल, ठीक है। लेयर्ड ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है, छिंदवाड़ा, बैतूल एंड सियोनी में। और मिक्स्ड सॉइल तो पन्ना में है, टिक्कमगढ़ में। तो इसमें इंपॉर्टेंट आप याद रखना, लेटराइट, एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन मध्य प्रदेश। तो याद रखना सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है यहाँ पर। और कुछ जो रेन होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी होती है विंटर्स में, और लोकली जो है जिसको क्या बोलते हैं, मावात बोलते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल जो है एमपी में वो कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पचमढ़ी में होती है अराउंड 212.3 सेंटीमीटर। मिनिमम रेनफॉल कहाँ होती है, गोहद में होती है, इन बिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रट लो। सबसे ज्यादा तो पता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वहां पर होगी, और सबसे कम गोहद जो है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां सिर्फ 55 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होती है। और क्लाइमेट याद रखना सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। ये मैंने आपको पूरा जो रिमेनिंग पार्ट था फर्स्ट पार्ट का, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो इसमें रह गया था, वो मैंने सारा इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो आपको कंप्लीट वीडियो फर्स्ट पार्ट भी देखना है, पार्ट 2 भी देखना है, अगर आपको पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन एमपी का और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो आप इसको दोनों वीडियोस को कवर कर लेना अगर आप एमपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो 25 जुलाई को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग पार्ट जो रह गया वो कवर करूंगी। एमपी का जो इकोनॉमिक्स पार्ट है, करंट अफेयर से जोड़ के, बजट से जोड़ के आपको पूरा वीडियो बना दूंगी उस पर। और एमपी की जो ट्राइब और SC/ST की जो एक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, सिविल राइट एक्ट से 5-10 क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगी। और जो भी कमीशन और जो आर्ट का पार्ट रह गया हिस्ट्री में, डांस एंड म्यूजिक पार्ट जो है ये भी कवर करा दूंगी, स्पोर्ट्स वाला पार्ट भी कवर करा दूंगी। और एमपी के करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको पूरा 6 मंथ का
करंट अफेयर कवर करा दूंगी, एमपी का भी और नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो सब भी, जो आपके अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। सो फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 4 वीडियोज़ दूंगी, तो मैं आपको 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करूंगी, बट आपको बस इतना करना है कि इन वीडियोज़ को रिलीजियसली फॉलो करना है, बिकॉज आपको एग्जाम में पता ही चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपका पीटी क्रैक होगा आप जरूर मेरे पास आओगे कि मैम हमें मेंस की प्रिपरेशन भी करा दो, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगी मेंस के लिए भी। तो फ्रेंड्स, इसको फॉलो करिए और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, बस मेरे कहने पे इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सके। और जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बुक्स नहीं पता होती हैं पहले तो क्या पढ़ना क्या नहीं, तो आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिल रहा है और इम्पोर्टेंट मिल रहा है सब। तो आप इसको एटलीस्ट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। So that's all about today's video. Thanks for watching. Jai Hind.